Hello friends, welcome to my channel Home Science Let's Crack It. Here I am going to share current affairs of 17th and 18th October 2020. So let's start. आपने जो इस समय जो मिशन शक्ति चल रही है उसके बारे में सुना होगा। डेली इसमें कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो इस मिशन को पिंक बेल्ट वॉरियर ने ज्वाइन किया हुआ है जिनका नाम है अपर्णा राजावत। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर है, लाइफ कोच है और पिंक बेल्ट मिशन की फाउंडर है। अब जो कि इन्होंने मिशन को ज्वाइन किया हुआ है तो इससे क्या होगा कि जो विमेन है स्पेशली वो इनसे इंस्पायर होंगी और जो है वो फील सेफ करेंगी और उनको सेल्फ रिलायंट बनाने में भी हेल्प होगी। इस वजह से इन्होंने इसको ज्वाइन किया हुआ है। और ये तो मैं बता चुकी हूँ कि जो ये मिशन है ये इस नवरात्रि से स्टार्ट हो रहा है और जो है 6 महीने ये चलेगा मिशन प्रोजेक्ट जो है ये, और टिल बसंत नवरात्र तक ये 6 महीने तक चलेगा। ठीक है। फिर है यहाँ पर जो दूसरी न्यूज़ है ये है कि काला नमक राइस को इसको ग्लोबल टैग मिलने जा रहा है। जो सीएम ने ये बात इंडिया फूड एंड एग्री वीक इवेंट पर इन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो एग्रीकल्चर है यूपी की इकोनॉमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जो ये कोविड के समय में भी इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। तो इसलिए जैसे कि बासमती राइस का एक अलग टैग है, एक अलग वैरायटी है, ब्रांडिंग है उसकी, उसी तरीके के काला नमक जो है ये भी राइस की ही वैरायटी है, इसको भी जो है अलग एक ब्रांड बनेगा। और इन्होंने ये चीज़ जो ये काला नमक को ये ग्लोबल टैग की बात कह रहे हैं, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंदर में ये चीज़ हो रहा है। और इसमें इन्होंने कहा है कि इसको इन्होंने बताया कि ये जो काला नमक वैरायटी ऑफ राइस हैज़ अ रजिस्टर्ड जीआई टैग नाउ, मतलब इसको रजिस्टर्ड जीआई टैग मिल चुका है और जल्दी ही ये इसको इंटरनेशनल लेवल पर इसको टैग जो है मिलने में प्रोवाइड कराने में ये कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा जल्दी ही इसको जो है ग्लोबल टैग मिल जाएगा इस राइस को, और ये भी बासमती राइस की तरह ही इंटरनेशनल लेवल पर जो है एक अलग ब्रांड होगा। ओके। फिर बात करते हैं कि पीएम मोदी जी ने कहा है कि इन्होंने बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स के बारे में बताया है और मतलब इन्होंने कहा कि जो अगर इसका हम यूज़ करते हैं तो ये हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को से लड़ने में ये हेल्प करता है। अब बायो फोर्टिफिकेशन होता क्या है तो ये आप देख सकते हो कि थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ। ये आप देख सकते हो बायो फोर्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग न्यूट्रिएंट डेंसिटी ऑफ फूड क्रॉप्स। मतलब बायो फोर्टिफिकेशन जो प्रोसेस होती है ये फूड क्रॉप्स में उसमें जो प्रेजेंट न्यूट्रिएंट हैं, पोषक तत्व हैं, उसको बढ़ाने में ये हेल्प करता है। और अगर आप बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स लेते हो तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट फूड क्रॉप्स में पाए जा रहे हैं तो वो जो है इम्प्रूव होगा और आपका जो माइक्रोन्यूट्रिएंट इनटेक है वो भी इम्प्रूव होगा क्योंकि उसकी डेंसिटी को ये बढ़ा देगा। अभी पीएम जी ने 17 जो है बायो फोर्टिफाइड वैरायटी को जो है ये रिलीज किया हुआ है, जिसमें से 8 वैरायटी ये है राइस, व्हीट, मीज, फिंगर मिलेट, लिटिल मिलेट, मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट। और जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ आईसीआर हैव सो फॉर डेवलप्ड 71 बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज। मतलब जो आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उनके जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं हैं, उन्होंने 71 बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज़ को डेवलप किया हुआ है। और उन्होंने कहा है कि फार्मर्स को भी इसके लिए जो है इस वैरायटी को यूज़ करने के लिए एनकरेज किया जाएगा और ये हमको हेल्प प्रोवाइड करेगा। अब ये बात जो इन्होंने कही हुई है ये आप देख सॉरी हाँ, ये बात जो इन्होंने कही है 75th एनिवर्सरी ऑफ यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये फाओ, मतलब इसकी 75th एनिवर्सरी पर ये बात इन्होंने कही है। मोदी ऑन द ओकेजन रिलीज्ड 17, ये तो मैं बता चुकी हूँ आपको। और फिर इन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर सेड द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एपीएमसी सिस्टम एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी मैकेनिज्म अंडर द न्यू फार्म लॉज रेजिम would ultimately benefit small and marginal farmers through a network of farmer producer organization। उन्होंने कहा है कि मतलब जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो ये नेटवर्क है इसके थ्रू जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको जो है इससे जो है बेनिफिट होगा। अभी इन्होंने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में
अभी नया जो इन्होंने लागू किया हुआ है, तो उससे इन्होंने बोला है कि इन फार्मर्स को इससे फ़ायदा होगा। और इन्होंने ये बोला है कि एफर्ट्स टू क्रिएट 10,000 एफपीओ, यानी कि जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, एफपीओ है, इन्होंने कहा कि देश में हम 10,000 इसको जो है क्रिएट करने जा रहे हैं, इसका प्रयास हो रहा है। और ये जो इन फार्मर्स को मार्केट में बार्गेनिंग करने में हेल्प करेगा, जिससे कि उनको अपने प्रोडक्ट की जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी अच्छी कीमत मिल सकेगी उनको। इससे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इससे उनको अच्छी कीमत मिल सकेगी, जिससे कि वो अपनी जितनी भी कीमत वो चाहते हैं, जितनी भी उनकी कीमत है, उसको बार्गेन कर सकते हैं और वो अच्छी कीमत उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर। फिर है गवर्नमेंट आइडेंटिफाइंग 30 करोड़ हु विल गेट फर्स्ट वैक्सीन शॉट। तो यहाँ पर ये बताया कि गवर्नमेंट ने 30 करोड़ रुपए जो है बताया है कि जो कि फर्स्ट वैक्सीन को प्राप्त करने में लगाए जाएंगे। और इसमें इन्होंने बताया है कि प्रायोरिटी ग्रुप दिए हुए हैं। इसमें आप देख सकते हो, इन्होंने बताया कि हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो 50 ईयर्स से अबव एज वाले हैं उनको, और लेस देन 50 ईयर्स के उन लोगों को वैक्सीन मिलेगी जिनको कि कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है। ठीक है, तो इस तरीके जो एस्टिमेटेड टोटल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो 70 लाख जो अप्रॉक्स है, जिसमें कि एमबीबीएस डॉक्टर, आयुष प्रैक्टिशनर और लगभग अराउंड 20 लाख है, नर्सेज 15 लाख है, एएनएम 7 लाख, आशा जो है 10 लाख है, और जो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल है वो 7 to 8 लाख है। अब इन्होंने बताया कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके लिए जो वैक्सीन किया गया है वो 2 करोड़ है, पुलिस है उनके लिए 45 लाख। इस तरीके से अलग अलग इन्होंने ये एस्टिमेट बताया हुआ है कि इन लोगों को ये प्रायोरिटी ग्रुप में होंगे जिनको सबसे पहले जो है वैक्सीन दी जाएगी फर्स्ट फेज वाले में, और उसके बाद में जो अदर लोग हैं उनको दी जाएगी। सबसे पहले इनको दिया जाएगा। तो इन्होंने बताया जो ये 30 करोड़ रुपए का ये लगा रहे हैं इस वैक्सीन के लिए, उसे 23% जो इंडियन पॉपुलेशन है उनको जो है ये वैक्सीन मिल सकेगी। ओके, ये फर्स्ट फेज में होगा। फिर है यहाँ पर बताया गया प्रयागराज टू हाउस स्टेट्स फर्स्ट वर्ल्ड्स टॉलेस्ट सोलर ट्री। ओके, तो यहाँ पर बताया है इन्होंने कि जो अपने स्टेट की जो पहली सोलर ट्री है और शायद वर्ल्ड में सबसे लंबी ये सोलर ट्री होगा, जो कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर में संगम सिटी इलाहाबाद में ये लगाया जा रहा है। और इसकी जो पावर होगी वो होगी 0.5 किलोवाट की। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि इसके फर्स्ट स्टेट होने के साथ साथ ये जो पेड़ है ये 8 मीटर हाइट का है, जो कि वर्ल्ड का जो सबसे टॉलेस्ट ट्री है, जो कि टूरिज्म लंदन ओंटारियो कनाडा में है, जिसकी की हाइट जो है 1 मीटर है। तो और जो ये अभी प्रयागराज में लगाया जा रहा है संगम सिटी पर पेड़ सोलर ट्री, ये 8 मीटर इसकी हाइट है, जो कि इससे ज़्यादा है। और ये बात इन्होंने जो इस मिशन के मैनेजर हैं स्मार्ट सिटी के एसके सिन्हा ने ये बात कही है। करंटली इन्होंने कहा है कि जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोलर ट्री है वो कहाँ पर है, रेजिडेंशियल कॉलोनी ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड सेंटर मैकेनिकल इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल। यानी कि वेस्ट बंगाल में जो है अभी तक जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट सोलर ट्री है वो वहाँ पर इंस्टॉल्ड है। और जो यहाँ पर सोलर ट्री है उसका जो कॉस्ट है वो है 7.5 लाख का है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 11.5 किलोवाट से ज़्यादा है। ठीक है, और जो प्रेजेंट टाइम पर ये सोलर ट्री लगाया जा रहा है, ये आप देख सकते हो, ये वेस्ट बंगाल का है सोलर ट्री। और अभी जो यहाँ पर प्रयागराज में लगाया जा रहा है उसकी जो हाइट होगी वो सबसे अधिक एज्यूम की जा रही है कि सबसे अधिक वर्ल्ड की टॉलेस्ट सोलर ट्री ये होगा, और हमारे उत्तर प्रदेश का ये पहला सोलर ट्री होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। यहाँ देख सकते हो कि हरिवंश बाबा ट्री इन द रेस फॉर हेरिटेज बुक। हेरिटेज बुक क्या होती है, तो यहाँ पर हेरिटेज ट्री ये क्या होता है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, ये आप देख सकते हो। ऐसा पेड़ जो कि 4 जो ह्यूमन जनरेशन है वहाँ उसमें जो है वो सरवाइव किया हो, या फिर जो है वो 100 साल से ऊपर का पेड़ हो,
तो वो हेरिटेज ट्री कहलाता है। और ऐसा पेड़ जिसका कि धार्मिक रूप से, मैथोलॉजिकल रूप से या फिर हिस्टोरिकल कोई कनेक्शन हो, वो पेड़ होते हैं हेरिटेज ट्री। और या फिर ऐसी कोई पेड़ की वैरायटी हो जिसका कि रिप्रोडक्शन बंद हो चुका हो और वो ख़त्म होने के कगार पर हो, तो वो भी हेरिटेज ट्री में आते हैं। और कोई नई डिस्कवर्ड स्पीसीज़ हो तो वो भी इसमें आते हैं। और या फिर किन्हीं का जो है कोई हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक कोई प्रमाण है किसी पेड़ का, किसी इंसिडेंट से रिलेटेड है, तो वो भी हेरिटेज ट्री में आते हैं। और ऐसी मदर ट्री जिन्होंने एक वैरायटी को जो है जन्म दिया हो, उत्पन्न किया हो, वो भी हेरिटेज ट्री में आते हैं। और जी ऐसा पेड़ जिसकी क्वालिटी जो है इसकी खुद की जो स्पीसीज हैं उनसे डिफरेंट है, तो वो भी हेरिटेज ट्री के अंदर में आते हैं। और इन हेरिटेज ट्री के लाइन में जो है एक है हरिवंश बाबा ट्री है, ये पेड़ का नाम है, जो कि मलिहाबाद में मॉल एरिया के माझीपुरा ब्लॉक में ये पेड़ है। तो ये हेरिटेज ट्री की लाइन में, इसको हेरिटेज बुक में जगह मिल सकती है। और फिर इन्होंने बताया कि और भी बहुत सारे हैं जिनको कि, और ये जो बुक है जिनमें इन हेरिटेज ट्री का जो है डेटा है, वो बोल रहे हैं कि ये हरिवंश बाबा इज़ वन ऑफ द कंटेंडर ट्रीज डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, मतलब डिफरेंट जो स्टेट जो 25 डिस्ट्रिक्ट के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, उन्होंने इन पेड़ों पर डेटा तैयार कर लिया है और उनको जो है हेरिटेज टैग इन पेड़ों को प्रदान करने के लिए ये डेटा इन्होंने सबमिट कर दिया है। और ये एक बुक जो इसके लिए एक बुक इशू होगी, वो बताया जा रहा है कि नवंबर के अंत तक में वो बुक कंप्लीट हो जाएगी, मतलब जिसमें कि हेरिटेज ट्री में कौन कौन से पेड़ आ रहे हैं उनका डेटा है पूरा। और इसी तरीके से बताया उन्होंने हरिवंश बाबा ट्री के जैसा ही एक पारिजात पेड़ है जो कि इलाहाबाद में, जो कि अब प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज के नाम से है, तो प्रयागराज में गंगा के किनारे झूसी में एक पारिजात पेड़ है और वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इस लाइन में। इसके बारे में उन्होंने बताया है कि ये 2000 साल पहले जो है इसके बारे में जो चाइनीज ट्रैवलर थे हुएन सॉन्ग, जो कि यहाँ पर विजिट करने के लिए आए थे 14 साल पहले, तो उन्होंने इसके बारे में जो है डिस्कस किया हुआ है। वो यहाँ पर जो किंग हर्षवर्धन थे उनके टाइम पर यहाँ पर आए थे और जो संगम सिटी पर कुंभ मेला लगता है उसको अटेंड करने के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने इस पेड़ को देखा और इसके बारे में उन्होंने जो है डिस्क्राइब किया हुआ है। और जो ये पारिजात पेड़ है इसके बारे में जो मुगल किंग अकबर थे उन्होंने भी इसको एक लार्जर ट्री बताया था। ये 1575 में उन्होंने इसको देखा था और इसके बारे में डिस्कस किया था। और जो डिस्ट्रिक्ट गजटियर ऑफ इलाहाबाद है 1968 में, उसमें भी इस पेड़ के बारे में बताया गया है और इसको एक गिगैंटिक ट्री कहा गया है। इसी तरीके से जानकी कुंड उन्नाव में भी एक बनियान ट्री है, यानी कि बरगद का पेड़ है, जो कि रामायण के टाइम का कनेक्शन है उसका। और इसी तरीके से मदर दशहरी ट्री काकोरी में है, पारिजात ट्री बाराबंकी में है, जो कि महाभारत से इसका लिंक है, तो ये भी इस हेरिटेज ट्री की लाइन में है। और इसी तरीके से एक पीपल का पेड़ है जो कि शीतला माता मंदिर सोनभद्र में शीतला माता मंदिर के पास में एक पीपल का पेड़ है। और कुसुम ट्री पीलीभीत में है, धासु ट्री मिर्ज़ापुर में है और एक बनियान ट्री और नवीसारण सीतापुर में है। तो ये सब भी इस लाइन में है जिनको कि हेरिटेज ट्री का टैग मिल सकता है, उस लाइन में ये आ सकते हैं। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो ये आप देख सकते हो, बिहार टॉप्स हार्टलैंड स्टेट्स इन टैप वाटर रीच, मतलब बिहार ने जो है टैप वाटर की पहुंच में वो पहला स्टेट बन चुका है, मतलब उसने टॉप किया हुआ है, सबसे नंबर 1 पर वो आ गया है। इसने जो है अपना टारगेट जो है सेट किया हुआ है नेक्स्ट ईयर, यानी कि 2021 तक इन्होंने अपना टारगेट सेट किया है, जिसमें कि 1.9 करोड़ जो रूरल हाउस होल्ड हैं वहाँ पर ये जो है टैप वाटर को सप्लाई करेंगे। और ये जो बिहार है, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ बीमारू स्टेट में आता है,
बीमारू का मतलब है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो इन चारों स्टेट में जो बिहार पहला स्टेट है जो कि नेक्स्ट ईयर तक इसने अपना टारगेट सेट किया हुआ है टैप वाटर की सप्लाई के लिए। और ये जो टैप वाटर सप्लाई हो रही है ड्रिंकिंग वाटर जो कि, तो ये जो है हर घर जल स्कीम के अंदर में है। और ये स्कीम जो है जो सेंटर की जो जल जीवन मिशन स्कीम है उसके अंडर में आता है, जो कि एक 3 साल का मिशन है और जिसका जो नेशनल गोल है वो 2024 तक का है, जिसमें कि ये है कि हर घर जल का मतलब है कि हर घर में जो है ड्रिंकिंग वाटर, पीने लायक पानी मौजूद हो और उनको मिल सके। तो ये जो है, और इसके बाद में जो यूपी, एमपी और राजस्थान का जो एक टारगेट इनका है, यूपी का है 2022 तक, एमपी का 2023 तक है और राजस्थान का 2024 तक जो इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जबकि जो ये तीनों ही स्टेट हैं, इन्होंने अभी तक अगर देखा जाए तो इन्होंने टोटल टारगेट का केवल 30% ही कवर किया हुआ है, जो कि बहुत ही कम है। जो कि जल जीवन मिशन के अंदर में इन्होंने 30% ही टारगेट का अभी तक और ये जो है कवर किया हुआ है। और ये मिशन जो है लास्ट ईयर अगस्त में लॉन्च हुई थी, जल जीवन मिशन, और तब से अभी तक का केवल 30% ही कवर हुआ है तीनों स्टेट के द्वारा। इसके अंदर में जो 55 लीटर्स पर पर्सन पर डे जो है ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई करनी है, टैप वाटर की। और बिहार जो है ये जल जीवन मिशन के पहले से ही इसी के जैसा प्रोग्राम बिहार में ये काम कर रहा था। ठीक है, इससे पहले ही जो बिहार में एक जो है इस तरीके का प्रोग्राम चल रहा था ऑलरेडी। तो इस तरीके से जो बिहार का टारगेट है वो 2021 तक ये अपने टारगेट को कंप्लीट कर लेगा। फिर आते हैं, यहाँ पर बताया गया है, स्टडी हुई है जो स्टैटिस्टिक मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक के द्वारा स्टडी हुई है, उसमें इन्होंने बताया कि जो लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं गर्ल्स की 15 साल के बाद वो घटने लगती हैं। सॉरी। तो अब इन्होंने डिफरेंट परसेंटेज बताए हुए हैं। इन्होंने बताया कि जो बॉयज और गर्ल्स का है जो कि 6 से 14 साल के एज ग्रुप में है, उनका परसेंटेज है जो लर्निंग एक्टिविटीज़ में उनका परसेंटेज है वो 86% और 85.6%, यानी कि बॉयज़ का 86 है और गर्ल्स का 85.6 है, जो कि 6 से 14 साल की एज ग्रुप का है। इसके बाद में बताया इन्होंने कि 15 से 29 साल एज ग्रुप में दोनों ही सेक्स का जो है वो लर्निंग एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्वमेंट है, एंगेजमेंट है, वो घट गया है। और इसमें जो स्पेशली फीमेल का प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा घटा हुआ है। इन्होंने अब जो मिनिस्ट्री इन्होंने जो इस पर स्टडी की हुई है 15-29 एज ग्रुप में, उन्होंने बताया कि 32.9% जो मेल्स हैं वो लर्निंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और गर्ल्स में 25.4% इन्वॉल्व हैं। तो ये बॉयज़ से गर्ल्स का कम है। और रूरल एरिया में इसी तरीके से इन्होंने बताया है, अर्बन एरिया का भी अलग अलग बताया हुआ है इन्होंने। तो आप देख सकते हो ये डेटा पूरा कि इसमें रूरल एरिया में कितने गर्ल्स इन्वॉल्व हैं, कितने बॉयज़ इन्वॉल्व हैं और अर्बन एरिया में कितने इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो ये आप इसको पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर मैं बताने जा रही हूँ कि इन्होंने जो इस सर्वे में 1,38,799 हाउस होल्ड को कवर किया हुआ, जिसमें इतने रूरल और इतने अर्बन हैं। अब इसमें इन्होंने एक दिन में एज अ केयर गिवर्स जो टाइम स्पेंड किया जाता है उसमें मेल्स और फीमेल का इन्होंने परसेंटेज बताया है कि वो कितना टाइम स्पेंड करते हैं। तो एज अ केयर गिवर पार्टिसिपेशन इन्होंने मेल्स का बताया हुआ 14% है, जबकि फीमेल्स का 27.6% है। और रूरल एरिया में आप देख सकते हो 28.2% है और अर्बन एरिया में 26.3% है, यानी कि जो फीमेल का परसेंटेज है वो केयरिंग में ज़्यादा है। इसी तरीके से जो टोटल टाइम कितना स्पेंड करते हैं उसमें भी मेल्स का 0.8% है और फीमेल्स का 2.6% है। ये भी रूरल एरिया में आप देख सकते हो ज़्यादा है। और जो एवरेज टाइम इन्होंने मिनट्स में बताया हुआ है एक दिन में जो स्पेंड किया जा रहा है, उसमें मेल्स का जो 76 मिनट है और फीमेल्स का 134 मिनट है। ये एक दिन का है 134। इसमें भी फीमेल्स का जो है वो ज़्यादा है परसेंटेज, लेकिन इसमें जो है अर्बन एरिया का ज़्यादा है 138 मिनट है, जबकि रूरल एरिया का कम है। तो इस तरीके जो फीमेल्स हैं वो मेल से ज़्यादा केयर करने में इन्वॉल्व होती हैं और वो ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करती हैं मेल के कंपैरिजन में।
अब आते हैं यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हमारे इंडिया में फ्लड्स आते हैं तो उसका इन्होंने डेटा दिया हुआ है और इन्होंने बताया कि चाइना के बाद दूसरा हमारा ऐसा देश यानी कि इंडिया दूसरा ऐसा देश है चाइना के बाद जो कि फ्लड से ज़्यादा प्रभावित होता है, यानी कि फ्लड मीन्स बाढ़ से प्रभावित होता है। और इसमें इन्होंने बताया कि जो 13 अक्टूबर को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फ्लड आया था, उसके उन्होंने बताया कि बहुत ही वो एक्सट्रीम था। और इन्होंने बताया कि जो यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है UNDRR, इसके द्वारा जो लेटेस्ट स्टडी हुई है उसमें पाया गया है जो एशिया का परसेंटेज है वो है 41% है। टोटल वर्ल्ड में जो फ्लड आते हैं उसका 41% एशिया में है अकेले, और 93% जो है लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं। और ये डेटा 2000 से 2019 का है, जिसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो चाइना में जो इसका है इसका फ्लड का जो परसेंटेज है वो बताया गया है कि मतलब 20 फ्लड्स एक साल में आते हैं चाइना में, और हमारे इंडिया में इसका है 17 फ्लड्स पर ईयर आते हैं। तो सेकंड नंबर पर हमारा इंडिया है चाइना के बाद। और फिर यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज बताया कि फ्लड का जो है परसेंटेज 44% है, स्टॉर्म का 28 है, अर्थक्वेक 8%, एक्सट्रीम टेम्परेचर का 6% है। और इसके कारण से जो डेथ हो रही है उसका भी इन्होंने परसेंटेज दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा डेथ किसकी वजह से हो रही है? अर्थक्वेक की वजह से 58% हो रही है। इसके अलावा इन्होंने जो ये रिकॉर्ड ये जो डेटा दिया हुआ है 2000 से 2019 का है। इसके अलावा ड्रॉट्स, लैंडस्लाइड्स, वोल्केनिक इवेंट्स या फिर जो वाइल्ड फायर हो रही, जंगल में आग लग जा रही है, तो ये इनका भी ये भी सब मिला करके 14% है जो कि हमारे इंडिया में होता रहता है। और इससे जो डेथ का परसेंटेज है वो है 4%। ठीक है, तो ये जो डिजास्टर हमारे इंडिया में है उनका परसेंटेज यहाँ पर दिया गया है और ये बताया गया है चाइना के बाद इंडिया सेकंड नंबर पर है। अब बात करते हैं कि भानु अथैया जी की, जिनकी की अभी रिसेंटली 15 अक्टूबर को इनकी डेथ हो गई है। इनको जो है ब्रेन ट्यूमर था और इस वजह से इनकी जो है डेथ हुई है। 37 ईयर एगो मतलब 37 साल पहले 11 अप्रैल 1983 में इन्होंने एक हिस्ट्री, एक इतिहास बनाया था, जिसमें इन्होंने 55th एनुअल एकेडमी अवार्ड्स में जो कि लॉस एंजल्स में हुआ था उसमें इन्होंने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का अवार्ड जीता था। और ये किसके लिए था? सर रिचर्ड एटनबरोस गांधी के लिए इन्होंने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का अवार्ड जीता था, जिसके लिए इनको ऑस्कर मिला हुआ था। उसके बाद 2019 इसके बाद फिर AR रहमान और गुलजार जी और रेजल पुकोटी, तो इन लोगों को भी जो है ऑस्कर मिल चुका है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो भानु अथैया द ओनली इंडियन वुमेन टू विन एन ऑस्कर, मतलब ये इकलौती ऐसी इंडियन वुमेन है भानु अथैया जी जिन्होंने ऑस्कर जीता था, और ये सबसे पहले जीता था इन्होंने, जिनकी की अभी डेथ हो चुकी है। और फिर इसके बाद में इन्होंने बताया जब इनको ये अवार्ड मिला था, उसके बाद जब इनको जो है ये डायग्नोज हुआ था, ये बीमारी डायग्नोज हुई थी, तो इन्होंने दिसंबर 2012 में अथैया जी ने अपने ऑस्कर ट्रॉफी को एकेडमी, जो ऑस्कर एकेडमी है जो प्रोवाइड करते हैं ये अवार्ड, तो उस एकेडमी को अपनी ट्रॉफी को लौटा दिया था। ये आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है। एक मिनट, हाँ ये आप देख सकते हो, इन्होंने एकेडमी को अपना अवार्ड जो है अपनी ट्रॉफी ये लौटा दी थी, रिटर्न कर दी थी जब इनको ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ था। उस टाइम पर इन्होंने ये कहा था कि उन्हें इंडिया में इस अवार्ड को रखने के लिए किसी पर भी ट्रस्ट नहीं है। उन्होंने कहा था कि जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नोबेल मेडल है उसको शांति निकेतन से चुरा लिया गया, तो फिर क्या गारंटी है कि जो उनकी ट्रॉफी है वो सेफ रहेगी इंडिया में। इन्होंने कहा कि इंडिया में कोई भी इस टाइप के जो ट्रॉफी या अवार्ड्स होते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं करता है, और इसके लिए हमारे इंडिया में कोई ट्रेडिशन की कमी है कि इस तरीके जो सम्मानित अवार्ड्स हैं उनको सुरक्षित रखने का, प्रिजर्व रखने का कोई भी ट्रेडिशन नहीं है, उसकी कमी है।
इसलिए ये यहाँ पर ये विश्वास नहीं कर सकती कि उनकी ट्रॉफी यहाँ पर सेफ रहेगी, इसलिए इन्होंने अपनी ट्रॉफी को एकेडमी को लौटा दिया था। अब आते हैं, ये आप देख सकते हो, डाइटरी हैबिट्स हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन आवर मेंटल हेल्थ। यहाँ पर बताया गया है कि जो डाइटरी हैबिट्स जो हम खाते हैं, क्या हम खा रहे हैं, हम किस तरीके से खा रहे हैं, ये दोनों ही हमारे फिजिकल मतलब शरीर के ऊपर तो अफेक्ट डालते ही, ये हमारे मानसिक हेल्थ पर भी, मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, या देख सकते हो, मूड कैन इम्प्रूव एज अ रिजल्ट ऑफ ईटिंग फूड्स, मतलब कि जैसा हम फूड खाते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हमारा मूड भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम क्या खा रहे हैं और किस तरीके से खा रहे हैं, क्योंकि हमारे गट में बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस प्रेजेंट होते हैं। तो हम जो फूड खाते हैं, अगर हम जो है एक प्रॉपर अच्छा फूड खा रहे हैं, तो वो क्या करता है कि जो इन्फ्लेमेशन है उनको उसको घटा देता है, और इन गट जो माइक्रोबैक्टीरिया हैं इनको भी सपोर्ट नहीं करता है। तो इसलिए बताया गया है कि अगर हम अपनी ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कर लें और जो खा रहे हैं अपने डाइट को इम्प्रूव करें, डाइट हैबिट्स को अगर इम्प्रूव करते हैं, तो ये हमारे फिजिकल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसके साथ साथ हमारे मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है। फिर इन्होंने बताया कि ट्राई द मेडिटेरियन डाइट टू इम्प्रूव अब योर मेंटल हेल्थ, यानी कि जो ये मेडिटेरेनियन डाइट है, ये जो है हमारे मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। अब ये डाइट क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो फ्रूट्स, वेजिटेबल और लेग्यूम्स होते हैं बहुत ही रिच अमाउंट में थे, यानी कि अधिक अमाउंट में होते हैं, और उसके साथ साथ जो रेड मीट होती है वो ओकेजनली दी जाती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, अगर आप इस तरीके की डाइट ले रहे हो, यानी कि अगर आप अपनी डाइट में फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, साग सब्जी, फल, लेग्यूम्स, दाल, ये सारी चीज़ें रिच अमाउंट में ले रहे हो, और जो नॉनवेज ले रहे हो, स्पेशली जो रेड मीट है, अगर आप उसको ओकेजनली ले रहे हो, तो ये क्या करता है, जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम जो कि इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा हो रही है, हम मैक्सिमम लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, तो इस प्रॉब्लम को जो है ये कम कर सकता है अगर आप इस तरीके की डाइट ले रहे हो। क्योंकि प्रेजेंट टाइम पर क्या हो रहा है कि हम जो है जंक फूड्स और ऑयली, फैटी, इस टाइप के फूड जो है, फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और लेग्यूम्स, ये सारी चीज़ें हम बहुत कम लेते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ही अफेक्ट कर रहा है, और ये भी एक कारण है कि डिप्रेशन के बढ़ने का। तो इन्होंने बताया कि अगर पुअर मेंटल हेल्थ जो है, ये अगर जो आपका डाइट पैटर्न है, जब खाने का जो तरीका है, अगर वो अनहेल्दी है, तो उससे जो है आपका जो मेंटल हेल्थ है वो पुअर हो सकता है। अब इन्होंने ये चीज़ आप देख सकते हो, एक मिनट मैं दिखाती हूँ। इन्होंने बोला है कि अगर जो ये आप मेडिटेरियन डाइट ले रहे हो, तो जो फ्रूट्स, वेजिटेबल, लेग्यूम्स है, उसमें क्या होता है, फाइबर अधिक होते हैं, पॉलीफेनॉल्स जो कि एक जो है एंटीऑक्सीडेंट है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, जो गट माइक्रोबैक्टीरिया हैं उनकी एक्टिविटी को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, और वो क्या करता है, जो एंटी इन्फ्लामेटरी सबस्टांस जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो जो हमारे अगर हम इन फूड्स को लेते हैं, इस डाइट को लेते हैं जिसमें कि फाइबर बहुत अधिक मात्रा में है, एंटीऑक्सीडेंट है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट है, तो जो माइक्रोबायल एक्टिविटी है उसको प्रमोट करेगा। अब वो क्या करेगा, जो ये वायरस और बैक्टीरिया हमारे गट में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो उनको जो है वो प्रमोट नहीं करेगा, उनको रिड्यूस करेगा, और जिससे कि जो एंटी इन्फ्लामेटरी सबस्टांस है उनके थ्रू इनको जो है रिड्यूस करता है। तो ये जो है हमारी हेल्प करते हैं। इसलिए इसी तरीके से उन्होंने बताया है कि प्रोबायोटिक्स भी खाने से हमारा जो ब्रेन है वो अटेंटिव होता है, यानी कि वो जो है इम्प्रूव होता है, हमारे ब्रेन, हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो इम्प्रूव होता है, वो अच्छा रहता है, और आप जो है एक्टिव रहते हो। इसके अलावा इन्होंने बताया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, स्टे अवे फ्रॉम दोज रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। इन्होंने ये चीज़ बताया है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं, उससे हमें बहुत दूर होना चाहिए। क्योंकि इन्होंने बताया है कि अगर हम हाईली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, और उसमें क्या होता है, जो हाईली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी अधिक होता है, और ये क्या करता है, ओबेसिटी, डायबिटीज़,
इनकी प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो होता है कि जो भी हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड लेते हैं, मतलब ऐसा फूड जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, अधिक मात्रा में है, तो जो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड से जब हम उसको लेते हैं तो हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाता है। तो ये जो लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, उसी को मेजर किया जाता है और मतलब एक आप कह सकते हो रैंकिंग है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये जो रैंकिंग की जाती है कि हमारा लेवल जो बढ़ रहा है कितना बढ़ रहा है, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाता है। तो किसी भी फूड को कितना लेने पर या फिर कौन से फूड को लेने पर हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना बढ़ रहा है, तो वो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना बढ़ा है वो एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसकी रैंकिंग करता है, एक रैंकिंग है। अब जो जिन फूड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होता है वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं, ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी के द्वारा, और जब वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं यानी कि जल्दी एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, तो क्या करते हैं, जितनी जल्दी वो एब्जॉर्ब होंगे हमारे ब्लड में उतनी जल्दी वो इंटर करेंगे और वहाँ पर जाकर के जो ग्लाइसेमिक लेवल है यानी ब्लड शुगर लेवल है उसको बढ़ा देते हैं। तो ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लेने के लिए, जो क्योंकि जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या फिर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब जो पॉलीसैकेराइड्स हैं और जो डाइसैकेराइड्स हैं, तो वो क्या होते हैं, अगर आप उनको लेते हो तो वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं और जल्दी नहीं होते हैं, उनमें टाइम लगता है क्योंकि वो मोनोसैकेराइड से मिल करके बने होते हैं। तो इसलिए पहले वो जो पॉलीसैकेराइड्स हैं या फिर डाइसैकेराइड्स हैं वो मोनोसैकेराइड में टूटते हैं और देन वो एब्जॉर्ब होने, तो उसमें टाइम लगता है, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। अब इन्होंने कहा कि हाई जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड हैं तो वो हमारे साइकोलॉजिकली भी बहुत अफेक्ट करते हैं, और अगर हम लगातार इन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को ले रहे हैं अपनी डाइट में रेगुलरली, तो जो हमारे जो डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं वो भी बढ़ सकते हैं। और इनको लेने से अगर हम अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में ले रहे हैं और शुगर भी ले रहे हैं तो ये दोनों ही डिप्रेशन के सिम्टम्स को बढ़ा देते हैं। तो इस वजह से हमें अपनी डाइट में जो लो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड्स हैं वो लेने चाहिए, शुगर कम लेना चाहिए, सॉल्ट भी कम लेना चाहिए, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं और ये एक डिप्रेशन का कारण हो सकते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। ये आप देख सकते हो, जीरो क्राइम अगेंस्ट वीमेन इन माई एरिया शुड बी एवरी कॉप्स रेजोल्यूशन। तो ये हमारी जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी, तो उन्होंने सिटी प्रोजेक्ट के अंदर में ये बात कही है, जिसके अंदर में इन्होंने पिंक पेट्रोल बाइक्स 100 पिंक पेट्रोल बाइक्स और 10 कारें, इसको जो है इन्होंने इशू किया, मतलब इसको प्रोवाइड किया हुआ है जो वीमेन कॉप्स हैं। और इन्होंने और जो इसके लिए फंड इनको मिला, इन्होंने इसके लिए जो फंड दिया गया है वो निर्भया फंड से है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके अंडर में ये फंड दिया गया है, जिसका कि ये एम है कि जो 8 मेट्रो सिटीज़ हैं जिसमें कि लखनऊ भी है, तो उसको जो है ये विमेन के लिए सेफ बनाया जा सके, सिक्योर बनाया जा सके। तो इसलिए इन्होंने 100 पिंक पेट्रोल 2 व्हीलर और 10 4 व्हीलर को जो है लॉन्च किया है। ये आनंदीबेन पटेल जी के द्वारा किया गया है और ये भी मिशन शक्ति के अंदर में ही ये सारे हो रहे हैं काम। अब आते हैं, ये देख सकते हो आप, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ टू ले फाउंडेशन ऑफ 176 प्रोजेक्ट्स इन सिटी टुडे। तो ये 18 अक्टूबर की न्यूज़ है, यानी कि 18 अक्टूबर को 176 प्रोजेक्ट का जो है इन्होंने जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं उन्होंने उसकी नींव डाली है। इसमें आप देख सकते हो जो ड्रेनेज के लिए, और ये जो अब काम हो रहा है, ठीक है, जो फंड्स विल बी यूटिलाइज, जो फंड्स मिल रहे हैं ये 14 फाइनेंस कमीशन के अंदर में ये फंड्स यूटिलाइज किए जा रहे हैं। मतलब प्रेजेंट टाइम पर 14 फाइनेंस कमीशन चल रहा है, तो उसी के अंडर में ये फंड यूटिलाइज किए जा रहे हैं। और ये टोटल फंड जो मिला हुआ है वो 51 करोड़ का है, जिसमें कि ड्रेनेज के लिए 25 करोड़, रोड रिपेयर के लिए 13 करोड़ और ब्यूटिफिकेशन ऑफ पार्क्स के लिए 5 करोड़ और ड्रेनेज सिस्टम के लिए 2 करोड़ और अदर्स के लिए 6 करोड़ है। तो इतने जो है टोटल फंड जो है वो यूटिलाइज किए जा रहे हैं। और ओके,
अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। यहाँ पर देख सकते हो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेट्स इन एग्जीबिशन एज पार्ट ऑफ मिशन शक्ति इन बलरामपुर ऑन सैटरडे। यानी कि हमने बताया था कि बलरामपुर से ये मिशन स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें जो है बलरामपुर में 50 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट लॉन्च इन्होंने इनॉग्रेट किया है, जिसमें इसके अंदर में 16 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं और जिनकी लागत है 50 करोड़ रुपए। तो इसको डिजिटली लॉन्च किया गया है बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में, और उसके साथ साथ डिजिटली ही डिस्ट्रिक्ट में यानी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में 52 प्रोजेक्ट्स की नींव रखी गई है, जिसकी लागत है 500 करोड़। और ये जो प्रोजेक्ट हैं ये किस किस से रिलेटेड है? टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन से, पंचायती राज डिपार्टमेंट से, हेल्थ एजुकेशन, पब्लिक वर्क्स, होम डिपार्टमेंट, जल निगम, एनिमल हस्बेंड्री एंड सोशल वेलफेयर एटसेट्रा। तो ये प्रोजेक्ट इनसे रिलेटेड है और टोटल इनकी लागत 500 करोड़ है और 52 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सीएम योगी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। अब आते हैं कि ये आप देख सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडिया रैंक्स 94 इन 107 इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी कि जो GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें जो है इंडिया को 94th रैंक मिली है 107 कंट्रीज में, जिसमें कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार इससे भी नीचे है हमारा इंडिया। तो ये आप देख सकते हो, यानी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार ये हमारे इंडिया से रैंकिंग में बेटर है, ये आप देख सकते हो। और कंटिन्यू ये 94th पोजीशन के साथ में इंडिया हमारा सीरियस हंगर कैटेगरी में है अभी। लास्ट ईयर जो इंडिया की रैंक थी वो 117 कंट्रीज में 102 थी, तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट अभी भी ये सीरियस कैटेगरी में है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो बांग्लादेश है उसकी रैंकिंग 75 है, म्यांमार की 78 है और पाकिस्तान की 88th पोजीशन पर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे इंडिया से बेटर रैंकिंग पर है, बट ये भी सीरियस हंगर इंडेक्स में ही है, ये म्यांमार और पाकिस्तान। ठीक है, और नेपाल जो कि 73rd पोजीशन पर है और श्रीलंका ये 64th पोजीशन पर है रैंकिंग में। ये मॉडरेट हंगर कैटेगरी में है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब इन्होंने बताया कि जो इंडिया की रैंकिंग है वो मतलब ये धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन अभी भी वो सीरियस कंडीशन में है। और इन्होंने बताया कि जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स काउंट किया जाता है ये 3 स्टेप प्रोसेस होती है और इसमें जो इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं, यानी सांकेतिक जो जिनसे कि पता चलता है, सूचक यूज़ किए जाते हैं, वो है परसेंटेज ऑफ अंडरनरिश्ड पॉपुलेशन और परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years सफरिंग फ्रॉम वेस्टिंग एंड स्टंटिंग, यानी कि जो वेस्टिंग और स्टंटिंग से सफ़र कर रहे हैं 5 साल के अंदर के बच्चे। वेस्टिंग का मतलब है जो ये उनका वेट के अकॉर्डिंग, जो स्टंटिंग का मतलब है जो कि उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनकी एज के अकॉर्डिंग जिनकी हाइट कम होती है उसको स्टंटिंग कहते हैं। यानी जितनी एज है उसके अकॉर्डिंग अगर उनकी हाइट नहीं है तो वो स्टंटिंग कहलाते हैं, वो बच्चे स्टंटेड कहलाते हैं। और जो अंडरवेट बच्चे वो होते हैं जिनकी एज के अकॉर्डिंग उनका वेट नहीं होता है, मतलब स्टैंडर्ड जो एक एज के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए अगर वो नहीं है तो वो अंडरवेट बच्चे कहलाते हैं, और जिनकी एज के अकॉर्डिंग हाइट नहीं है वो स्टंटिंग कहलाते हैं। और वेस्टिंग का मतलब है उनकी हाइट के अकॉर्डिंग अगर उनका वेट नहीं है तो वो वेस्टिंग चाइल्ड कहलाते हैं। अब ये जो वेस्टिंग और स्टंटिंग चाइल्ड हैं अंडर 5 years और उसी साथ में जो अंडरनरिश्ड पॉपुलेशन है, तो इनका जो परसेंटेज है उसी के बेसिस पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को डिफाइन किया जाता है, मतलब डिसाइड किया जाता है कि उनकी रैंकिंग की जाती है देश की। अब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो 14% इंडियन पॉपुलेशन है वो अंडरनरिश्ड है और द कंट्री रिकॉर्डेड 30 और इसमें जो स्टंटिंग रेट है वो 37.4% है और जो वेस्टिंग रेट है वो 17.3% है और जो अंडर 5 मॉर्टैलिटी रेट है यानी कि मृत्यु दर है वो 3.7% है। यानी कि 91 से लेकर के 2014 तक बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान लगभग जो है
दोनों जो स्टंटिंग का इनका मतलब पोजीशन है वो बता रहे हैं कि 1991 से लेकर 2014 तक जो स्टंटिंग का कंडीशन है वो लगातार वैसा ही बना हुआ है। और इसका रीज़न इन्होंने बताया हुआ है कि पुअर डाइटरी डाइवर्सिटी हो सकती है, लो लेवल ऑफ मैटरनल एजुकेशन हो सकता है, और हाउस होल्ड पॉवर्टी यानी कि गरीबी, और जो माँ है वो शिक्षित नहीं है, वो अनपढ़ है, और जो डाइटरी डाइवर्सिटी यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट डाइट मिलनी चाहिए बच्चे को वो नहीं मिल पा रही है। तो इन सब की वजह से हो सकता है कि जो इन सब की ये सब रीजन है स्टंटेड बच्चे होने के। फिर उन्होंने बताया कि जो इंडिया ने डिक्लाइन किया हुआ अंडर 5 जो मॉर्टेलिटी रेट है वो घटी है पहले के कंपैरिजन में, जो कि और ये किन किन वजह से जो मृत्यु हो रही थी बच्चों की, तो किन किन वजह से ये घटा हुआ है इनका केस, जैसे कि एस्फाइक्सिया या फिर ट्रॉमा यानी कि जो बच्चे के जन्म के बाद उनके वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से जिनकी डेथ हो जा रही थी, या फिर न्यूनेटल इन्फेक्शन के कारण जिनकी डेथ हो जा रही थी, निमोनिया और डायरिया के कारण जिन बच्चों की डेथ हो जा रही थी, तो उनका रेट घटा हुआ है पहले के कंपैरिजन में। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो 2020 ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसका जो इम्पैक्ट है वो कोविड-19 को उसने कोविड-19 से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही वरिंग कंडीशन में है हमारा इंडिया, बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। अब बात करते हैं ये नेक्स्ट न्यूज़ की। इसमें आप देख सकते हो जो आर्डर्न है ये न्यूजीलैंड की पीएम है, और इन्होंने फिर से जो है पीएम प्राइम मिनिस्टर को जो है ये मतलब पद को ये जीत लिया है। तो विन आर्डर्न स्कोर्स लैंडस्लाइड्स विन इन न्यूजीलैंड पोल फॉर क्रशिंग कोविड। इन्होंने सॉरी फिर से ये न्यूजीलैंड की सेकेंड टाइम प्रधानमंत्री बन गई हैं, और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से न्यूजीलैंड में कोविड-19 के केसेस को हैंडल किया। और इन्होंने इस टाइम पर जब कोविड आया था तो इन्होंने कहा था कि बी स्ट्रॉन्ग बी काइंड मंत्र का यूज़ किया हुआ था। जब इनके यहाँ ये गन का एक इवेंट हुआ था, मतलब इवेंट क्या एक घटना हुई थी जिसमें कि बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो इन्होंने गन को बैन कर दिया था, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया था। उस टाइम पे इन्होंने कहा था बी स्ट्रॉन्ग और बी काइंड मंत्र का यूज़ किया था। और कोविड के समय में इन्होंने गो हार्ड एंड गो अर्ली ये मंत्र का यूज़ किया है अप्रोच का कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए। और इस तरीके से वहाँ न्यूजीलैंड में इन्होंने कोविड-19 के स्प्रेड को एलिमिनेट कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया है, और दूसरी बार ये वहाँ की प्रधानमंत्री बन गई। तो आप ये याद कर सकते हो आर्डर्न जिन्होंने जो कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी है प्रेजेंट टाइम पर। ओके, तो ये थी 17 और 18 अक्टूबर की न्यूज़। लेकिन आपको चूँकि जो न्यूज़ हमारी पुरानी न्यूज़ है वो छूट गई है, हमने मिस कर दिया, उसको हम आपके साथ शेयर नहीं कर पाए। तो अब हम आपको जो डेली की न्यूज़ है वो शेयर करते रहेंगे, और धीरे धीरे जो भी न्यूज़ हमारे से मिस हो चुकी है उसको हम एक एक करके आपके साथ शेयर करते रहेंगे, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उस दिन की वो आपको मिल सके। हमारा एम ये है कि जो भी स्कीम चल रही है और जो भी रैंकिंग निकल रही है, जो भी केसेस हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, वो आपको पता चलती रहे, क्योंकि यही सब करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली जो है पेपर से ही होते हैं करंट अफेयर्स। तो ये सब आपको ये सारी न्यूज़ मिल जाए, भले ही आपको लेट मिल रही है न्यूज़, लेकिन ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए ये एग्ज़ाम में ये सारी न्यूज़ काम करेंगी। तो आप ये कहीं आप नोट डाउन कर सकते हो इसको। ये जो हंगर इंडेक्स है, और जो इन्होंने ये भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ जैसे न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम पर कौन बनी है, हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है, ये सारे करंट अफेयर्स जो मोस्टली हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, और मैं डेली की न्यूज़ अभी जो करंट की है वो आपको देती रहूँगी, क्योंकि अगर मैं पुरानी न्यूज़ दूंगी तो फिर नई न्यूज़ जो है वो छूट जाएंगी। तो ये करंट की मैं देती रहूँगी, और धीरे धीरे जो पुरानी न्यूज़ है वो उसको भी मैं कवर अप कर लूँगी। अगर आपको ये हम जो भी ये आप न्यूज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये करंट अफेयर्स, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करिए।
और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, जो कि हमें मोटिवेट करता है। सो थैंक यू सो मच।